यह फिल्म शुरू होती है वर्ष 1990 से। हमें दो भाई बहनों से मिलवाया जाता है, मिशेल और क्रिस। क्रिस बहुत होशियार था। कम उम्र में ही वह एक परीक्षा में बैठ रहा था जिसके जरिए उसे सीधे कॉलेज में दाखिला मिल सकता था। जैसे ही मिशेल और क्रिस परीक्षा से फ्री होकर बाहर आते हैं, उन्हें सेना के अधिकारी रोक लेते हैं क्योंकि क्रिस ने कॉस्मो रोबोट की तस्वीर वाली शर्ट पहनी हुई थी जो यह दिखा रही थी कि उसे रोबोट पसंद है। लेकिन आज की दुनिया में इंसानों और रोबोट्स के बीच युद्ध छिड़ने वाला था। हमें एक वैज्ञानिक ईथन से मिलवाया जाता है जो रोबोट्स से नफरत करता था। सालों पहले रोबोट्स को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था। इंसानों ने उनसे काम करवाया और जब उनमें कोई खराबी आई तो उन्हें फेंक दिया गया। इंसानों का बुरा बर्ताव सालों तक सहने के बाद रोबोट्स थक गए और अपने अधिकार और सम्मान की मांग करने के लिए उन्होंने एक अपना संगठन बना लिया जिसका प्रमुख था पीनट। इंसानों को रोबोट्स का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और इस कारण इंसानों और रोबोट्स के संगठन के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। आखिरकार इंसानों ने भी बुरा बर्ताव करना बंद नहीं किया और युद्ध शुरू हो गया। इंसानों को रोबोट्स के उपयोग और उन्हें घर पर रखने पर प्रतिबंध लग गया और पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल छा गया। इस युद्ध के दौरान एक सैन्य अधिकारी एवंस ने अपने प्रमुख को रिपोर्ट दी कि रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें थकान नहीं होती। इंसान यह युद्ध हारने ही वाले थे। तभी वैज्ञानिक ईथन ने इंसानों की मदद के लिए एक नई तकनीक तैयार की। उसने न्यूरोकास्टर रोबोट्स बनाए जिन्हें इंसान अपने दिमाग की मदद से नियंत्रित कर सकते थे। इस तकनीक को नाम दिया गया न्यूरोटेक। इंसान सिर पर न्यूरो हेलमेट लगाकर न्यूरोकास्टर रोबोट्स को कंट्रोल करके युद्ध लड़ने लगे। न्यूरोकास्टर भी रोबोट्स जैसे ही थे, वो थकते नहीं थे और कुछ ही हफ्तों में इस नई तकनीक की मदद से इंसानों ने रोबोट्स के खिलाफ यह युद्ध जीत लिया। मेजर मार्क को इस युद्ध में सबसे ज्यादा रोबोट्स मारने का पुरस्कार मिला। युद्ध खत्म होने के बाद इंसानों ने रोबोट्स के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार रोबोट्स को नष्ट करने की बजाय उन्हें एक सुविधा फैसिलिटी में कैद किया जाएगा। समय बीतता गया। वैज्ञानिक ईथन ने अपनी न्यूरोटेक तकनीक को और भी विकसित कर लिया और इंसानी दिमाग को दो भागों में बांटकर दोनों हिस्सों को एक साथ दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स से जोड़ दिया। अब एक इंसान एक साथ दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स को चला सकता था। यहां तक कि एक हिस्सा रोबोट को चला सकता था और दूसरा हिस्सा इंसान खुद के जीवन का आनंद ले सकता था। इसलिए इस उन्नत तकनीक को लोग बहुत पसंद करने लगे और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा। स्कूलों में भी न्यूरोटेक सिखाई जाने लगी। अब दृश्य हमें 1994 में ले जाता है और हमारी मुख्य किरदार मिशेल को उसके पालक पिता के साथ दिखाया जाता है। जब मिशेल स्कूल जाती है तो दिखाया जाता है सभी बच्चे न्यूरो हेलमेट की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मिशेल इसका उपयोग नहीं करती क्योंकि उसे अपनी मानवीय पहचान पसंद है। नियमों का पालन न करने के कारण मिशेल को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि अगर तुम स्कूल के नियम नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारी मां से शिकायत करनी पड़ेगी। तब मिशेल बताती है कि उसका पूरा परिवार एक दुर्घटना में मर गया है। यह सुनकर प्रिंसिपल बहुत दुखी हो जाती हैं और उसे न्यूरोथेरेपी लेने की सलाह देती हैं। लेकिन मिशेल को टेक्नोलॉजी और नकली चीजें पसंद नहीं है। अब फ्लैशबैक में मिशेल उस दुर्घटना को याद करती है जब एक हिरण उसकी कार के सामने आ गया था और उसे बचाने के प्रयास में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मिशेल की हालत बहुत नाजुक थी। वह अस्पताल में होश में आई तो उसने एक चश्मा पहने डॉक्टर को देखा। उसे देखते ही मिशेल नींद से जाग जाती है। जैसे ही वह जागती है उसे महसूस होता है कि कोई छुपकर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप जाती है। जो भी था वह उसके कमरे में आता है। यह एक कॉस्मो रोबोट था जिसने बिस्तर उठाकर उसे ढूंढ लिया। जब मिशेल ने उसे मारने की धमकी दी तो रोबोट ने उसके सिर की ओर इशारा करके एक तार जोड़ने को कहा। मिशेल ने वह तार जोड़ा। तब रोबोट बोलने लगता है और बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। इतना कहकर वह अचानक गिर पड़ता है। पीछे देखा तो मिशेल का पालक पिता आ चुका था और उसने उस पर हमला कर दिया था। आज के दौर में इंसानों को रोबोट रखना बैन था। वह मिशेल से कहता है कि तुरंत इस रोबोट को घर से बाहर निकालो। मिशेल कहती है कि यह तुम्हारी लापरवाही के कारण ही अंदर आया। उसकी ये बात सुनकर वह मिशेल पर हमला करता है। ये देखकर रोबोट को गुस्सा आता है और वह उठकर मिशेल के पालक पिता पर हमला करता है। वह दीवार से टकराकर गिर जाता है। वह पुलिस में रिपोर्ट करने ही वाला था। तभी मिशेल उसे बेहोश कर देती है और अपने कॉस्मो रोबोट के साथ वहां से निकल जाती है। काफी दूर आकर मिशेल उस रोबोट से पूछती है कि तुम कह रहे थे कि तुम मेरे भाई हो, क्या तुम्हारे अंदर मेरे भाई की चेतना है? रोबोट हाँ में जवाब देता है। मिशेल भावुक हो जाती है और पूछती है तो मेरे भाई का शरीर कहाँ है? तब वह इशारे से समझाता है कि चश्मा पहने डॉक्टर को तुम्हारे भाई के शरीर के बारे में पता है। मिशेल को याद आता है कि वही डॉक्टर था जिसने उसे कहा था कि तुम्हारा भाई मर गया है। अब मिशेल एक नक्शा खोलती
है और रोबोट उसमें एक जगह पर उंगली रखकर बताता है कि रोबोट्स की उस फैसिलिटी के बीच में हमें वह डॉक्टर मिलेगा जिसे क्रिस के बारे में जानकारी है। ये दोनों अब उस जगह की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रोबोट देखता है कि यहां इंसानों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि इंसानों ने न्यूरोटेक हेलमेट का दुरुपयोग शुरू कर दिया था। वे इसका नशे के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इंसानों की हालत खराब होती जा रही थी और यह देखकर कॉस्मो रोबोट को बहुत बुरा लगता है। अब हम देखते हैं एवंस नाम के व्यक्ति को, वही सैन्य अधिकारी जिसने बताया था कि इंसान युद्ध हार रहे हैं। अब वह सेना की वर्दी में नहीं था, शायद रिटायर हो गया था। अब वह गैर कानूनी तरीके से हथियारों की सप्लाई करता था। यहां एक न्यूरोकास्टर रोबोट को बंदूक दी जाती है, लेकिन जैसे ही उसने बंदूक पकड़ी उसने एवंस को पैसे देने से मना कर दिया और उल्टा उसे धमकाने लगा। इससे पहले कि वह एवंस को मार देता, किसी ने पीछे से उस पर हमला करके उसे निष्क्रिय कर दिया। यह एवंस का ही रोबोट था जो उसने अवैध रूप से अपने पास रखा था। अब दोनों उस रोबोट के शरीर को अपने ट्रक में डालते हैं और इसी दौरान मिशेल और उसका कॉस्मो रोबोट भी उसी ट्रक में छिपकर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों अब उस रोबोट फैसिलिटी में अंदर जाएंगे। इधर मिशेल के पालक पिता के होश में आने के बाद उसने पुलिस में शिकायत कर दी कि मिशेल के पास एक कॉस्मो रोबोट है। अब सरकार ने उसी रोबोट को मारने के लिए मेजर मार्क को हायर किया, जो रोबोट्स को मारने में माहिर था, और अब वह मिशेल के पीछे लग गया था। ट्रक जिस जगह रुकता है वह एवंस का घर था और यह घर रोबोट फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, मिशेल और उसका रोबोट ट्रक से बाहर आकर उनकी बात सुनते हैं। एवंस उन्हें पकड़ लेता है। मिशेल कहती है कि वह सिर्फ फैसिलिटी के अंदर जाना चाहती थी, इसीलिए ट्रक में चढ़ी थी। एवंस कहता है कि वह जगह बहुत खतरनाक है, तुम वहां नहीं जा सकती। अगर ऐसा इरादा है तो यहां से चली जाओ। तभी उन्हें ऊपर किसी के आने की आहट होती है। एवंस तुरंत दोनों रोबोट्स को छिपाता है और देखता है कि मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट वहां आ चुका है। वह पूछता है, बताओ तुम्हारे रोबोट्स कहां हैं? मुझे पता है कि मिशेल एक रोबोट की मदद कर रही है, लेकिन एवंस कहता है, नहीं, वो मेरी बहन है और यहां कोई रोबोट नहीं है। उसका झूठ सुनकर मार्क उस पर हमला करता है। देखकर दोनों रोबोट्स को गुस्सा आता है और वे दोनों मिलकर मार्क पर हमला कर देते हैं। मौका देखकर मिशेल सभी स्विच बंद कर देती है और चारों वहां से भाग जाते हैं और मार्क के न्यूरोकास्टर रोबोट को सामान के नीचे छिपा देते हैं। अब असली मार्क अपने न्यूरो हेलमेट को उतारकर बहुत गुस्से में आ चुका था। जगह जहां ये लोग भागकर पहुंचे थे बहुत ही खतरनाक इलाका था। एवंस गुस्से में था क्योंकि अब वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। वह मिशेल पर बहुत नाराज होता है और इसी दौरान स्कैवेंजर रोबोट्स भी वहां आ पहुंचते हैं। उन रोबोट्स को दिखाता है जो दूसरे क्षतिग्रस्त रोबोट्स को मारकर उनके सही पुर्जे निकालकर अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। इधर एवंस के रोबोट टिम को एक बहुत बड़ा रोबोट और एक वैन मिलती है। टिम उस बड़े रोबोट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वे वहां से निकलने ही वाले थे कि मिशेल ने उससे मदद मांगी और कहा कि मुझे पता है कि एक डॉक्टर यहां रहता है जो हमें यहां से निकलने का रास्ता बता सकता है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम भी यहां से निकल सकोगे। एवंस मान जाता है और सभी लोग वैन में बैठ जाते हैं। वैन उस बड़े रोबोट को उठाकर चलने लगती है। रास्ते में मिशेल पूछती है, ये रोबोट तुम्हें कहां से मिला? एवंस बताता है, यह रोबोट मुझे युद्ध के समय मिला था। मैं रोबोट्स के खिलाफ लड़ाई कर रहा था और उस युद्ध में मेरी दोनों टांगें घायल हो गई थीं। तब इस रोबोट ने मेरी जान बचाई और आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूं और चल फिर सकता हूं। यह मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूं। दुनिया के खत्म होने के बाद हमें रोबोट्स रखने पर बैन लग गया, इसलिए मैं भी इसके साथ छिपकर रहता हूं। अब सीन कट होकर वैज्ञानिक ईथन पर आता है जो अपनी मां के साथ था। उसे दिखता है कि उसकी मां की याददाश्त कमजोर हो रही है। जब वह कारण तलाशता है तो पता चलता है कि यह न्यूरोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। उसे गुस्सा आता है और वह अपनी लैब में जाता है और डॉक्टर से पूछता है, हमारी सर्विसेज कैसे खराब हो रही हैं? डॉक्टर बताता है कि क्रिस भाग गया है, जिसकी मदद से हम ये न्यूरोटेक्नोलॉजी चला रहे थे। ईथन को गुस्सा आता है और वह कहता है, क्रिस कैसे भाग सकता है? उसका शरीर तो हमारे पास है। डॉक्टर बताता है कि क्रिस ने अपनी चेतना का एक हिस्सा एक रोबोट में डाल दिया और उसी के जरिए वह भाग निकला। इस वजह से हमारी न्यूरोटेक में दिक्कत आ रही है। ईथन अब आदेश देता है, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो, वरना मेरी पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। इसके बाद ईथन नैनोटेक की दुनिया में जाता है और मार्क से संपर्क करता है। वह कहता है, मेरे एक रोबोट ने भागकर मेरी पूरी न्यूरोटेक बर्बाद कर दी है। तुम उसे पकड़ो, जो इनाम चाहो मैं दूंगा। मार्क जवाब देता है,
मैं पहले से ही उस रोबोट और मिशेल की तलाश में हूं, ईथन कहता है। तो फिर मिशेल को पकड़कर जेल में डाल दो और रोबोट को मुझे सौंप दो। चूंकि मिशेल और उसके दोस्तों ने मार्क का पुराना न्यूरोकास्टर सूट तबाह कर दिया था, इसीलिए ईथन उसे नई तकनीक वाला न्यूरोकास्टर सूट मुफ्त में दे देता है। अब सीन कट होता है और हमें मिशेल साथ ही बाकी सभी लोग एक अजीब जगह पर खड़े दिखते हैं। अचानक किसी ने उन पर फ्रिज फेंककर हमला कर दिया, जिससे टिम का बड़ा रोबोट घायल हो गया। थोड़ी ही देर में कई रोबोट्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और डॉक्टर पीनट के पास ले जाते हैं, जो इन सबका नेता था। मिशेल उसे देखकर चौंक जाती है कि वह अभी भी जिंदा है। पीनट पूछता है, तुम यहां क्यों आई हो? अक्सर इंसान हमें मारने ही आते हैं। मिशेल बताती है, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, एक डॉक्टर को ढूंढने आई हूं जो इस फैसिलिटी के अंदर रहता है। पीनट कहता है कि हाँ, एक सुरक्षित स्थान है दूर, शायद वह वहीं रहता है। वह पूछता है, तुम उस डॉक्टर को क्यों ढूंढ रही हो? मिशेल जवाब देती है, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूं, जिसकी चेतना इस कॉस्मो रोबोट में है और मुझे पता चला है कि उसका शरीर ईथन कंपनी के पास है। पीनट भी चिंतित हो जाता है। वह एक बच्चे को अपनी लैब में क्यों रखेगा? मिशेल के पास भी इसका जवाब नहीं था। अब दिखाया जाता है कि मिशेल और एवंस आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब डॉक्टर पीनट अपने कुछ मिलिट्री रोबोट्स भी उनके साथ भेजता है। ये सभी एक मूंगफली के आकार की कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मार्क भी इस फैसिलिटी में घुस चुका है और वह इन लोगों को बाहर निकलते हुए देखता है। जब ये लोग मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे एवेंजर जैसे रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया। तभी एक गाना बजता है और एक गुप्त दरवाजा खुलता है, जिससे वे सभी फिसलते हुए डॉक्टर क्यून के पास पहुंचते हैं। वही डॉक्टर जिसे ढूंढने मिशेल यहां आई थी। डॉक्टर कुछ पूछे उससे पहले ही मिशेल पूछती है, मेरा भाई कहां है? आपने कहा था वह मर गया है, जबकि वह जिंदा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? डॉक्टर कियोन बताता है, तुम्हारा भाई ईथन की लैब में है। मिशेल पूछती है, क्यों और किस लिए? डॉक्टर बताता है, 4 साल पहले जब इंसान युद्ध हार रहे थे और तुम और क्रिस एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, तो क्रिस का एमआरआई किया गया। उसमें पता चला कि वह एक जीनियस है। उसे भगवान ने कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी हैं जो हमारी न्यूरोटेक का आधार बनी। क्रिस के दिमाग की शक्ति से ही हम न्यूरोटेक बना पाए। मिशेल गुस्से में कहती है, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? डॉक्टर कियोन उसे अपने रोबोटिक ब्रेन में पूरी कहानी दिखाता है। क्रिस कोमा में था और उसका दिमाग शरीर से जोड़कर उपयोग किया जा रहा था। डॉक्टर कहता है, अगर हम उसे उस दिन आर्टिफिशियली जिंदा न रखते तो वह मर गया होता और हम न्यूरोटेक नहीं बना पाते। मिशेल कहती है, तो फिर उसे मरने देते, ऐसे गलत तरीके से उसका उपयोग क्यों किया? डॉक्टर कहता है, वह पूरी तरह से मरा नहीं था, अंदर से जिंदा था। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि वह अंदर से जिंदा है। मैंने तब न्यूरोटेक बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईथन नहीं माना और मुझे नौकरी से निकाल दिया। फिर डॉक्टर कहता है, मैंने उसकी चेतना का हिस्सा इस रोबोट में ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से आज तुम यहां खड़ी हो। मिशेल को अब भी उस पर दया नहीं आई। वह पूछती है, यह सब करने की जरूरत क्या थी? डॉक्टर कहता है, मैं चाहता था कि क्रिस इस रोबोट के जरिए नई जिंदगी बनाए, रोबोट्स के साथ परिवार बनाए। यह सुनकर मिशेल रोने लगती है। मेरा भाई मेरा था, उसका परिवार मेरा था, उसे रोबोट्स की जरूरत क्यों पड़ी? एवंस को भी डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मारने लगता है। इसी बीच दिखाया जाता है कि मार्क भी उस फैसिलिटी तक पहुंच गया है। पीनट उसे देखकर डर जाता है। मार्क अंदर ब्लास्ट करके घुसता है। अंधेरे का फायदा उठाकर सब लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसका न्यूरोकास्टर बहुत ताकतवर था। किसी का भी हमला उस पर असर नहीं कर रहा था। मार्क पूरी रोबोट सेना के साथ आया था और पुराने रोबोट्स को मारना शुरू कर देता है। ऐसे में डॉक्टर मिशेल से कहता है, इस रोबोट को लेकर यहां से भाग जाओ। लेकिन भागने से पहले ही मार्क मिशेल को देख लेता है और उसके रोबोट का हाथ पकड़कर उसे उड़ाकर वहां से ले जाता है। मिशेल को वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उस जगह बहुत तबाही हो चुकी थी। यहां तक कि पीनट भी बुरी तरह घायल हो गया था। जब मिशेल और बाकी लोग वापस फैसिलिटी लौटते हैं तो देखते हैं कि न्यूरोकास्टर रोबोट्स ने यहां के सभी रोबोट्स को मार दिया है। जो बचे हैं उनकी हालत बहुत खराब है। अब दिखाया जाता है कि मार्क उस रोबोट को लेकर ईथन के पास पहुंचता है। ईथन उसे देखकर चैन की सांस लेता है और कहता है, क्रिस, तुमने बहुत परेशान कर दिया मुझे। डॉक्टर्स रोबोट को पकड़कर मशीन में डालते हैं और उसकी पूरी चेतना फिर से क्रिस के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं।
मार्क यह देखकर चौंक जाता है कि एक बच्चा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ईथन कहता है, इसी बच्चे की वजह से मैंने पूरी मानवता को न्यूरोटेक से बचाया है। इधर मिशेल बहुत दुखी थी। तभी एवंस आता है और उसे हिम्मत देता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम क्रिस को बचाएंगे और ईथन की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अब पहला मिशन था इस फैसिलिटी से बाहर निकलना। इसके लिए वे पीनट के एक रोबोट के पास जाते हैं जिसके पास बाहर निकलने का रास्ता था। इस रोबोट को बहुत सारी जानकारी थी। वह मिशेल को बताता है, पूरा न्यूरोटेक तुम्हारे भाई के दिमाग से चलता है। अगर वह होश में आ जाए तो पूरा न्यूरोटेक बंद हो जाएगा। यह सुनकर मिशेल कहती है, तो यह तो अच्छी बात है, हम इस तरह न्यूरोटेक को बंद कर सकते हैं। अब यह रोबोट मिशन में उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन पीनट नहीं चाहता था। पीनट कहता है, हमने पहले भी युद्ध नहीं चाहा था, हमें सिर्फ सम्मान और शांति चाहिए थी और अब भी वही चाहिए। तब मिशेल कहती है, अब हम वही लेने जा रहे हैं, एक बार फिर लड़ेंगे, लेकिन इस बार सही के लिए। पीनट के बाकी रोबोट्स मिशेल की बात समझते हैं और सब मिलकर पीनट को मना लेते हैं। अब सब मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वे एक बहुत बड़े गोल रोबोट में बैठकर उस शहर पहुंचते हैं जहां ईथन की लैब है। उनके पास एक बहुत बड़ा रोबोट था जिससे वे कारों को खिलौनों की तरह उठा लेते हैं और लैब पर हमला कर देते हैं। ईथन सब कुछ देख रहा होता है और वह मार्क को आदेश देता है, अपनी सेना से इन सबको खत्म कर दो। एवंस इस बड़े रोबोट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सामने थे कई एडवांस न्यूरोकास्टर जो उसके रोबोट को नुकसान पहुंचाते हैं और बीजेम और अंत में रोबोट तबाह हो जाता है। ब्लास्ट से पहले ही एवंस बाहर कूद जाता है। उधर पीनट भी एक बड़े रोबोट में पहुंचता है और बाकी कॉस्मिक रोबोट्स भी न्यूरोकास्टर से लड़ाई करने लगते हैं। जब सबका ध्यान बाहर चल रही लड़ाई पर होता है, तब मिशेल मौके का फायदा उठाकर लैब के अंदर घुस जाती है। मिशेल ने अपने रोबोट की मदद से वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों को डरा दिया और वहां से भगा दिया। इसके बाद वह वहां रखे न्यूरो हेलमेट को पहनती है जो उसके भाई से जुड़ा होता है। बाहर दिखाया जाता है कि मार्क ने एक बहुत बड़ा न्यूरोकास्टर सूट पहन रखा है जिसकी मदद से वह तबाही मचाने लगता है और जगह जगह धमाके करने लगता है। उसी समय वह पीनट के सामने आ जाता है और उसके सामने एक रिपोर्टर कास्टर को मारने के बाद पीनट को आजाद करता है। मार्क पीनट पर बंदूक तानता है और पूछता है, तुम ये युद्ध अब क्यों लड़ रहे हो? पीनट कहता है, क्या आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं होती? मार्क पूछता है, मौत भी नहीं? तो पीनट जवाब देता है, अगर मेरी मौत से मेरे बाकी साथियों को आजादी मिलती है तो ये मौत मेरे लिए स्वीकार है। पीनट की ये बात सुनकर मार्क बहुत प्रभावित होता है और कहता है, तुम में इंसान से ज्यादा इंसानियत है। आज मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसमें रोबोट से भी कम भावनाएं हैं। वह ईथन की बात कर रहा था जिसने अपने उत्पाद को सफल बनाने के लिए बच्चे को बुरी तरह से इस्तेमाल किया था। इसी समय मार्क यह निर्णय लेता है कि अब वह ईथन का साथ नहीं देगा बल्कि सच का साथ देगा। अब दृश्य कट होता है और दिखाया जाता है कि मिशेल न्यूरोकास्टर हेलमेट की मदद से अपने भाई से मिलने के लिए उसकी चेतना की दुनिया में पहुंच जाती है। इस दुनिया में दोनों अपने पुराने घर में होते हैं। मिशेल कहती है, क्रिस उठो, हमें यहां से निकलना है। क्रिस जवाब देता है, नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकता। मैंने इस दुनिया को भीतर से देखा है और मुझे पता है कि ईथन ने मुझे इस्तेमाल करके इस दुनिया को तबाह कर दिया है। मैं मर चुका हूं। ये लोग केवल मेरे दिमाग को आर्टिफिशियली जिंदा रखे हुए हैं और इसी से न्यूरोटेक चल रहा है। मिशेल पूछती है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्रिस समझाता है, अगर मेरा दिमाग ज्यादा देर तक सक्रिय रहा तो ईथन मेरी मदद से पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे खत्म कर दो और मेरे दिमाग को बंद कर दो ताकि न्यूरोटेक भी खत्म हो जाए और ये विनाश रुक जाए। मिशेल इसके लिए तैयार नहीं थी तो क्रिस उससे कहता है, याद है तुम मुझे कहती थी कि मैं दुनिया को बदल सकता हूं, तो बस मेरी मदद करो इस दुनिया को बदलने में। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद दृश्य कट होता है और दिखाया जाता है कि मिशेल को होश आ गया है। वह आगे बढ़कर क्रिस की मशीनों को बंद कर देती है जिससे क्रिस की मौत हो जाती है और न्यूरोटेक भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि एवंस की सेना हार रही थी। एवंस देखता है कि उसका प्रिय रोबोट टिम भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे देखकर वह टूट जाता है। लेकिन जैसे ही न्यूरोटेक रुकता है, सभी न्यूरोकास्टर रोबोट वहीं बंद होकर गिर जाते हैं और बिना कुछ किए ही एवंस युद्ध जीत जाता है। वह खुशी से जोर से चिल्लाता है
अगले ही पल वह देखता है कि उसका रोबोट टिम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिससे उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है। लेकिन तभी वह देखता है कि टिम के अंदर एक छोटा संस्करण था जो इस बड़े रोबोट को जिंदा रखे हुए था। यह देखकर एवंस को राहत मिलती है। अब एवंस अपने रोबोट को लेकर मिशेल को ढूंढने अंदर जाता है। जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब दुनिया भर में सभी न्यूरोटेक रिपोर्ट्स बंद हो चुकी हैं। यह खबर अखबारों में भी फैल जाती है। इसके बाद मिशेल का इंटरव्यू होता है, जिसमें वह पूरी सच्चाई बताती है कि किस तरह ईथन एक बच्चे का इस्तेमाल करके न्यूरोटेक चला रहा था। इस खुलासे के बाद ईथन को जेल भेज दिया जाता है और कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि मिशेल पूरी दुनिया को एक भाषण दे रही होती है। मुझे पता है कि आप सब भ्रम में होंगे कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। असल में न्यूरोटेक अब पूरी तरह से बंद हो गया है। ईथन ने न्यूरोटेक के जरिए सिर्फ रोबोट्स को नहीं हराया, बल्कि इंसानों को भी अपाहिज बना दिया। इंसान अब न्यूरोटेक का आदी हो चुका था। लोग भूल चुके थे कि जो काम वे न्यूरोकास्टर रोबोट से करवा रहे थे, उन्हें वे खुद भी कर सकते हैं। इस असली दुनिया में इंसान का सहारा इंसान ही होता है, न कि कोई तकनीक। हमारी भावनाएं और हमारे आपसी रिश्ते हमें इंसान बनाते हैं। अगर आगे बढ़ना कठिन लगे तो हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। लोगों को उसका भाषण बहुत पसंद आता है, यहां तक कि एवंस भी भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक ढेर सारे मरे हुए रोबोट्स का झुंड, जिसमें कॉस्मो रोबोट भी शामिल था। तभी अचानक वह रोबोट उठ जाता है और स्क्रीन पर एक संदेश आता है, क्रिस की चेतना अभी भी जीवित है। और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।